अस्सलाम वालेकुम, दिन भर के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़ीशान बशीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे बजट के हवाले से। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास भी जारी है। IMF से 7 से 8 अरब डॉलर्स के कर्ज के हुसूल के लिए बजट की सूरत में आवाम के लिए कड़वी गोलियों की तैयारी आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। हुकूमत बुध के रोज़ 18,900 अरब रुपए का बजट पेश करेगी, जिसमें 9,800 अरब रुपए के खसारे का सामना है। बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की सूरत में महंगाई और इजाफी टैक्सेस की कड़वी गोलियां आवाम को ही निगलना होंगी। नए बजट में FPR का सालाना टैक्स हदफ 13,000 अरब रुपए होगा, जिसे पूरा करने के लिए इजाफी टैक्स लगाना पड़ेंगे। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग से रिटेलर्स तक पूरी सप्लाई चेन पर 2.5% इनकम टैक्स लगाने, ठेकेदारों, प्रोफेशनल्स और खिलाड़ियों की आमदन पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। जबकि 1,080 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी समेत नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 4,800 अरब रुपए जमा करने का प्लान इसके अलावा है। दूसरी जानिब स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान भी करने जा रहा है और माहिरीन का कहना है कि महंगाई में कमी के बायस शरह सूद में कमी का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास भी इस वक्त जारी है और इजलास में आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम्स को मंजूर करवाया जाएगा। इसके अलावा मौशी जो अहदाफ हैं उनकी भी मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल मौशी नमो की हदफ 3.6% तजवीज़ की गई है और इस वक्त इजलास जारी है। अब देखना यह है कि इस इजलास में क्या अहम फैसले किए जाते हैं। लेकिन अगर हम बजट की बात करें तो कारोबारी तबका हो या आवाम हो, उनकी नज़र है इस बजट पर और हर तबका जो है वो रिलीफ का मुंतज़िर है। जी हाँ, बिल्कुल। बजट से बहुत सी उम्मीदें भी वाबस्ता की जा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि मायूस दिखाई देते हैं। बजट के हवाले से मजमूई तौर पर रद्द-ए-अमल क्या है, लोगों का क्या कहना है, पहले आपको वो दिखाते हैं। पहले बजट आते हैं वैसे ही बजट होगा ये, ना आवाम को कोई फायदा होगा ना आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, बल्कि आज लिखा हुआ है कि 10 रुपये यूनिट के इलेक्ट्रिक ने और बढ़ा दिए हैं। बजट से एक सेशन है पूरा जो बस लोग देखेंगे और ख़त्म हो जाएगा। आवाम को कभी इससे पहले ना फ़ायदा पहुँचा है ना आगे पहुँचेगा। सरकारी तनख्वाहें तो बढ़ जाती है, गरीबों का कोई नहीं बढ़ता है। 18,000 19,000 ऐलान तो कर देते हैं, 32,000 35,000 24 घंटे का मुलाजिमों में 22,000 तनख्वाह है। बच्चों को मैंने स्कूल से भी निकाला हुआ है। बजट आवाम के लिए नहीं होता, ये सरमाएदारों के लिए होता है, वो उन्हीं की खुशी के लिए होता है सब कुछ। बजट से वैसे भी कोई उम्मीद है ही नहीं हमें, हमेशा नुकसान ही होता है। आवाम हमेशा रोती है और रोती रहेगी। आवाम के लिए कोई बजट नहीं होता। बजट जो है ना वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए होता है, कोई रिलीफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यही उम्मीद है कि जो हाल पहले हुआ है उससे भी बुरा होगा। ये तो हम सोच भी नहीं सकते कि महंगाई में कमी आएगी। एक साल में तो क्या 5 साल में भी नहीं आएगी। जो गरीब मजदूर तबका है वो दिन ब दिन परेशान हो रहा है। महंगाई इतनी है कि बंदे 1,000 रुपए दिहाड़ी से भी कुछ खा पी नहीं सकते और अपर क्लास के लोगों के मजे लगे हुए। वही खाना पूरी ये अपने ही पेट भरेंगे, गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। तो बजट की आमद है और आवाम की राय है कि हम चाहते हैं कि इस बजट में आवाम को रिलीफ दिया जाए। ये बजट कैसा होगा और कितने टैक्सेस मजीद लग सकते हैं, इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। तारुफ करवाई देती हूँ, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आमिर सियाल होंगे। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत एहसन मलिक साहब ने। ज़फ़र मोतीवाला साहब भी हमारे साथ होंगे जो कि एक्सपर्ट हैं मईशत के, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है शहरोज़ लोधी साहब ने जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करेंगे एहसन मलिक साहब से। एहसन साहब, ये फरमाइएगा कि इससे पहले प्रोग्राम में भी हम टैक्स के हवाले से बात कर रहे थे कि इस्लाहात लाना नागुज़ीर है, टैक्स रिफॉर्म्स जो है वो करना पड़ेंगी, लेकिन इसके लिए जो है जो भी इक़दाम उठाए जाते हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो पाता है। क्या वजह है, रुकावट क्या दिखाई देती है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीशान, बेसिकली कल की जो आपके लास्ट सेगमेंट में भी बात हो रही थी कि प्रॉब्लम ये है कि हम जो रूट कॉज है उसको एड्रेस नहीं करते और उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। मैं आज अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस क्लब में एक कॉन्फ्रेंस में था जो कि पाइड और प्राइम ने अरेंज की हुई थी। टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर एक कमीशन बनाया उन्होंने और मतलब उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बड़ा पॉजिटिव था कि यार हम हर चीज़ के लिए बाहर दुनिया की तरफ देखते हैं, चाहे हमने फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आना हो या कोई टैक्स पॉलिसी लेकर आनी हो। हमारे पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, यहाँ पे आप लोगों ने इतनी स्टडीज़ की हैं, रिसर्च की हैं, हम उनको ऑन बोर्ड नहीं करते। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जिसके पास जो पावर्स है उसको जो वो जिस तरीके से मिसयूज़ करता है या एब्यूज़ करता है
वो चीज को अगर हम किसी तरीके से हैंडल कर लें और मैनेज कर लें तो चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। अभी जैसे आपने अपने इंट्रो में पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया, पब्लिक तो आपके सामने सरापा एहतजाज है। मतलब उनको रिलीफ कहां से 12,900 अरब का टारगेट है। और मैं आज आपके प्रोग्राम में बता रहा हूं, आप भी यहीं पे हैं, हम भी यहीं पे होंगे, मुझे नहीं लगता विद दिस टैक्स रजीम या टैक्सेशन के मैकेनिज्म से आप ये पैसे इकट्ठे कर पाएंगे, क्योंकि आप जितना टैक्स बढ़ाते जाएंगे उतना रेवेन्यू कम होता जाएगा। पता नहीं समहाउ ये चीज हमारे फाइनेंस डिवीजन को या एफबीआर को क्यों समझ नहीं आ रही कि हम अगर रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी परसेंटेज कम करके भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है। और दुनिया में इसकी एग्जांपल्स और स्टडीज अवेलेबल हैं ऑलरेडी। अच्छा सर, बहुत अहम पॉइंट आपने रेज किया है जफर साहब, यही पॉइंट मैं आपकी तरफ लेकर आऊंगी कि अगर हम पाकिस्तानी मईशत को स्टडी करें तो पाकिस्तानी मईशत का जो बुनियादी मसला नज़र आता है वो ये है कि अखराजात हमारे ज़्यादा हैं, आमदनी हमारी कम है, जिसकी वजह से हमें खसारा होता है और इस दफ़ा भी एक खसारे का बजट पेश होने जा रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? आमदनी को क्यों नहीं हम बढ़ा पा रहे और पाकिस्तान टैक्स क्यों कम जमा कर पाता है? देखें, इखराजात इसलिए करता है कि आपको ये एडमिट करना होगा कि छोटे से मुल्क में पॉपुलेशन बहुत हो गई है। पॉपुलेशन के लिए जो चाहिए जो वो सब हम लोग जो है उधार पर लेते हैं, और उधार पर लेते हैं, जब वो उधार से करते हैं तो इखराजात बढ़ते हैं। इंटरेस्ट उनके ऊपर, उन उधारों पर इतना है कि जीडीपी को खा जाता है पूरा। और हमारे पास जो जॉब भी है, कई मुल्क हैं जैसे जापान एक एग्जांपल है जिसका जीडीपी से ज्यादा होता है उसका जो इखराजात, लेकिन वो क्या करते हैं, उनके पास जो जॉब्स हैं, उनके पास जो क्रिएशन ऑफ वेल्थ है वो ज्यादा है। यहाँ पर क्रिएशन ऑफ वेल्थ नहीं है, बिजनेसेस और बेसिक मैन्युफैक्चरिंग में भी हम खुद का फील नहीं है। तो वो चीजों देखते हुए इखराजात का बढ़ना, आप चाहे जितना भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कम कर ले, बेसिक चीजें तो आपको देनी है, उसके लिए भी हमारे पास वो काम मटेरियल, वो सेक्टर नहीं है। अब हम 75% ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी आ गया है कि अभी हम चीज इंपोर्ट करेंगे। वीट हमने ऑलरेडी एक स्कैंडलस वे से इंपोर्ट की है। तो ये सब चीजें, ये एसेंशियल चीजों के ऊपर ही अभी तो हम अभी तो असल इंपोर्ट जो नॉर्मल इंपोर्ट हो वो अगर खुल जाएगा तो आप देखिए कि डॉलर कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, हम और वीक करेंसी हो जाएगी। यहाँ पर श्रीलंका ने 450 रुपीज देखकर, श्रीलंकन रुपीज को देखकर दोबारा हमसे कम पर आ गया, 250 पर आ गया है। और वहीं के वहीं अटके हुए हैं। जब कोई हमें आते हैं, कहीं से कोई कर्जा आता है, कोई उधार देता है, तो हम 15 पैसे कम कर लेते हैं। अभी आप अपनी बातें चल रही है कि मॉनेटरी पॉलिसी के लिए बैठेंगे, कोई बोर्ड हर आदमी को ये है कि अगर इन्होंने बहुत हम एहसान किया तो 100 बेसिस पॉइंट कम करेंगे। जफर साहब, ये डॉलर के रेट के हवाले से भी जो है बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, इस पर मैं आता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि शहरोज़ लोधी साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लें, टैक्स एक्सपर्ट हैं। शहरोज़ साहब, ये फरमाइएगा कि अभी जो बात हो रही है टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से, ये रिफॉर्म्स हम कैसे कर सकते हैं, इन पर अमल दरामद कैसे मुमकिन है, और जो इस 13,000 अरब का टैक्स कलेक्शन का एक हदफ मुकर्रर किया गया है, आपके ख्याल में ये कितना हकीकत पसंद आना है मौजूदा हालात में? देखें, फर्स्टली तो टैक्स रिफॉर्म कोई आज कोई नया टॉपिक नहीं है। हम पिछले 30-35 साल से टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर बात कर रहे हैं। आज टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर नई बात कोई नहीं है कि हम बात करें कि भाई जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं तो हमने वो कैसे करने हैं। एवरीवन नोज के टैक्स रिफॉर्म्स कैसे करने हैं। हमारा विल नहीं है, हमारी इंटेंशन नहीं है टैक्स के अंदर रिफॉर्म्स को करने की। अब ये जो 12,900 अरब रुपए का जो एक एस्टिमेट है कि जो आपकी रेवेन्यू कलेक्शन आपने करनी है, तो ऑब्वियसली आपके पास कोई डायरेक्ट चैनल तो है नहीं, आपका कोई इतना डायरेक्ट टैक्स का तो कोई सोर्स है नहीं कि जिससे आप ये जनरेट करेंगे। ऑब्वियसली आपने इसको इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू जनरेट करना है। लेकिन द थिंग इज कि ये जो आपने 12,900 अरब रुपया जमा करना है, तो ये आपने करना कैसे है? वेदर आपने इसको रैशनलाइज करके करना है या जो एग्जिस्टिंग आपकी क्लास है
जिसमें आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है जो कि आपको 39% टैक्स दे रहा है, जिसमें आपकी सैलरीड क्लास है जो आपको 35 टैक्स में दे रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है। तो आपने सिर्फ इन्हीं चीजों को एग्जिस्टिंग टैक्स रेट्स को ही बढ़ा के टैक्स कलेक्ट करना है। जो आपका पीडीएल है उसमें आपने एडिशन करके से इस टैक्स को ऐड करके उसको आपने अपना रेवेन्यू को कलेक्शन को बढ़ाना है, या आपने और दूसरी जो एग्जिस्टिंग रेट्स हैं उनको अगर आपने बढ़ा के अगर रेवेन्यू कलेक्ट करना है। और अगर जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिसकी मैं आपको अगर मिसाल दूं, आपका एक बहुत बड़ा सेक्टर है रिटेल का जो कि आपकी जीडीपी के अंदर 18% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उसका अगर आप टैक्स टू जीडीपी रेशियो उठा के देखेंगे तो 3.9% है। अब ये रिटेल के सेक्टर को जो कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूट आपकी जीडीपी के अंदर करता है, तो क्यों इसके अंदर आपने रिफॉर्म्स नहीं करने, इसको क्यों टैक्स कलेक्शन के अंदर नहीं लेकर आना है? तो दैट इज द मेन क्वेश्चन। इसके साथ साथ फिर आपकी शरीफ साहब, लेकिन जो रिटेलर्स हैं उनके वैसे भी तो बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं ना, रिजर्वेशंस हैं, वो टैक्स नेट में आना चाहते हैं लेकिन वो कहते हैं कि निज़ाम पेचीदा है या कोई और मामलात हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे। जब तक कि आप अपनी एक पॉलिसी को रैशनलाइज नहीं करेंगे, अपनी पॉलिसी को आप सर्टेन नहीं करेंगे, व्हाटएवर वो पॉलिसी आप एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दें, व्हाटएवर वो पॉलिसी आप रिटेल सेक्टर के लिए दें, व्हाटएवर वो आप पॉलिसी प्रॉपर्टी के लिए दें, द मेन थिंग इज कि आपने उसको कितना लॉन्ग टर्म के लिए उसको सरवाइव करवाना है या लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल करना है। दैट इज द मेन क्वेश्चन। आप पॉलिसी जो देते हैं या आप पॉलिसी जो मार्केट में लेकर आते हैं, उसमें मेन जो बुनियादी जो चीज है वो आपने सामने वाले को कॉन्फिडेंस के अंदर लेना है कि जिसके ऊपर आप टैक्स को लगाने जा रहे हैं। अब वो आप अगर रिटेलर पे लगाने जाने हैं तो आपने उसको कॉन्फिडेंस में लेना है। बिल्कुल, आपने बहुत अहम पॉइंट उठाया है कि जिन तबकात पर टैक्सेस लगाए जाते हैं हुकूमत को चाहिए कि उनको एतमाद पे ले, उनके साथ बात करें। हमारे साथ रहिएगा। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। ये क्या पॉलिसी का ऐलान किया है, बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर सियाल से। जी बिल्कुल, ये 20.5% जो है वो कर दिया गया है शरह सूद और 150 बेसिस पॉइंट्स की जो है वो कमी की गई है। आमिर सियाल से बात करते हैं। आमिर, बताइएगा। देखें, जो ये एक्सपेक्टेड था शरह सूद में कमी वो की गई है, और ये जो आपको पता है कि जो जितनी ज़्यादा शरह सूद पे काम करना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, और ये काफ़ी अरसे से मुतालबा भी था कि इन्फ्लेशन कम हो रही है तो शरह सूद को कम किया जाए। इस पे जो वज़ीर ख़जाना ने जो एक इजलास हो रहा था उसमें ये बताया था कि सितंबर में जो है पॉसिबिलिटी है कि शरह सूद में एक नुमाया कमी होगी, और आइंदा माली साल में हुकूमत की कोशिश यही है कि सनती शोबे को हर सूरत में रिवाइव किया जाए, जो कारोबारी सरगर्मियां हैं उन्हें चलाया जाए। उसी पे ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस भी है, और बिजली के टैरिफ में भी कमी करने के लिए जो इक़दाम ज़ेरे गौर हैं, और शरह सूद में भी हम देखेंगे कि आइंदा माली साल में जो है नुमाया कमी होगी ताकि सनती शोबा और कारोबारी शोबा जो है। अच्छा आमिर, ये कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास भी अभी चल रहा है, उसके बारे में क्या अपडेट्स मिल रही हैं? देखिए, जो कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास है इसमें आइंदा माली साल के जो तरक्याती बजट है उसके बारे में जो है अहम फैसले किए जाएंगे, और आइंदा माली साल की जो है शरह नमू है उसे तय किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है बजट का हिस्सा है। और आज जो है तरक्की, क्योंकि गवर्नमेंट की अगर स्पेंडिंग जो है अपनी बढ़ाएगी हुकूमत, कहा जा रहा है कि 1200 अरब रुपए का अंदाजा लगाया गया था पहले, ताहम इसे बढ़ाने का 1500 अरब तक ले जाने का जो है प्रोग्राम बनाया गया है। अगर इसे बढ़ाया जाता है तो हुकूमत अगर तरक्याती मंसूबों पर ज्यादा फंडिंग जनरेट करती है तो उसे सपोर्ट करता है प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। इस हवाले से जो है वो फैसला किया जाएगा। एहसन साहब, ये 20.5% कर दी गई है जो शरह सूद है, 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इसका आप इकोनॉमी पे? अभी ज़िशान एकदम तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट एक पॉजिटिव सेंटिमेंट ज़रूर आया है कि 1.5% कम हुआ है, लेकिन पब्लिक तो शायद कोई 2 से 3% की कमी का देख रही थी कि शायद कमी आए। बट जब तक कि IMF का आपका लोन आ नहीं जाता तब तक मुझे कोई बड़ी चेंज नज़र नहीं आती, तब कोई सिग्निफिकेंट इसमें कमी आएगी, और उतनी देर तक तो गवर्नमेंट इसी फिगर के प्लस माइनस में चलेगी और ये इंटरेस्ट रेट चलेगा। बट इट्स अ गुड स्टेप, एक स्टेप लिया, 1 साल के बाद हम 22% से 20.5% पे आए हैं, तो कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर है। और मैं अभी पाकिस्तानियों को मिली है, बात कर रहे थे शायद
अच्छा एहसन साहब, जैसा कि आपने IMF का जिक्र किया और अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमती सतह पर बहुत से दौरे भी किए गए, खलीजी ममालिक के वफ़द भी पाकिस्तान आए, उन्होंने यहाँ पर सरमायाकारी की बात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी कहते हैं कि जब भी मैं अब किसी मुल्क का दौरा करता हूँ तो माली मदद का नहीं कहता, सरमायाकारी के लिए उनको कहता हूँ। तो दौरा चीन या फिर और भी जितने दौरे किए गए वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, क्या आने वाले बजट पर उसके असरात आप देख रहे हैं, मस्बत असरात होंगे? जी जन्नत, बिल्कुल इस पे एफर्ट हो रही है, बट इसके साथ साथ सरमायाकारों को एक कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है बेसिकली पाकिस्तान में। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर काम कर रहा था, उसके लिए यहाँ से अपने प्रॉफिट को या ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट को रिपैट्रिएट करने में बड़ी इश्यूज आ रहे थे। तो मेरा ख्याल है इस इश्यूज को ये लोग एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के लिए ये वन विंडो ऑपरेशन का जो प्लान है वो SAFC के थ्रू कि ये इसके थ्रू इसको मॉनिटर करेंगे और उसके थ्रू कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा कि जो चाइना से, UAE से, सऊदीया से जो कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो वो इन्वेस्टमेंट को विद कैपिटल प्रॉफिट उनका वो रिपैट्रिएट हो सके। बट मैं अभी ये जो लोधी साहब अभी बात कर रहे थे, ये बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो ट्रस्ट डेफिसिट है कि आज 12 जून को बजट आ रहा है, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है 2 महीने बाद एक और मिनी बजट आ जाएगा, उसके 2 महीने के बाद एक नया SRO आ जाएगा, उसके 1 महीने के बाद फिर कोई सदारती ऑर्डिनेंस आ जाएगा। बात ये आपको क्लियर हेडेड पॉलिसीज देनी है जो लॉन्ग टर्म हो, जो मिनिमम 5 साल के लिए चलें, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक टीम जो भी फाइनेंस डिवीजन है, FBR है, गवर्नमेंट रहे ना रहे, आपकी फाइनेंस की पॉलिसीज चलनी चाहिए, तभी एक बिजनेसमैन को यहाँ पे एतमाद मिलेगा, कंफर्ट जोन में आएगा। दूसरी बात, अभी जो स्टार्ट में आप बात की टैक्स की, हम टैक्स की परसेंटेज को कितना बढ़ाएंगे, कितना बर्डन करते जाएंगे। आप इसको जब तक इस स्लैब को नीचे नहीं लेकर आएंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली एहसन साहब, ये बात हम जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं कि टैक्स रेशो जो है वो कम रखनी चाहिए ताकि ये बर्डन महसूस ना हो। लोधी साहब, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात करें तो वो 3.6% तजवीज़ की गई है बजट के लिए। कौन से ऐसे इकदाम जो है वो उठाए जा सकते हैं कि हम ग्रोथ रेट अपनी बेहतर कर सके? ऐसी कौन सी इस्लाहात नागुज़ीर हैं? ग्रोथ जो आती है आपकी, ऑब्वियसली आपने अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है ना। आपकी इस वक्त ना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग रही है, ना आपके पास कोई सरमाया है, ना आपकी इतनी ज्यादा फॉरेन रेमिटेंसेस है। फर्स्टली आप एक ऐसी कंट्री हैं कि जो एक बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंट्री हो सकती है, लेकिन आप उसको हल्के हल्के पूरे का पूरा सर्विस सेक्टर के अंदर पूरा का पूरा आप उसको कन्वर्ट कर चुके हैं। तो द मेन पॉइंट इज इफ वी कैन वांट टू डेवलप द ग्रोथ, तो देखें सबसे पहले तो आपने अपने जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे नॉन कर्टेलिंग एक्सपेंडिचर्स हैं ओके, लेकिन जो आपके ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं, रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स हैं जो आपके SOEs के ऊपर होते हैं, आपके दूसरी चीजों के ऊपर होते हैं, तो पहले तो ठीक है। वक्त हमारे पास कम है, इस हवाले से मजीद भी बात करते रहेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। बहुत शुक्रिया आपका। शेरोज लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एहसन मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आमिर सियाल हमें अपडेट कर रहे थे। आमिर आपका भी बहुत शुक्रिया। दिन भर में वापस आएंगे, ब्रेक के बाद साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप की, जिसमें पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम हो गई। पाकिस्तानी टीम भारत का दिया गया 120 रन का हदफ भी हासिल न कर पाई। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बैटिंग लाइन बुरी तरह लड़खड़ा गई और पूरी 19 ओवर्स में 119 रन पर ढेर हो गई। ताहम 120 रन के हदफ के जवाब में कौमी टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में सिर्फ 113 रन बना सकी। कौमी टीम की शिकस्त पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने इंतहाई मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है। लगता है टीम में छोटी सर्जरी की ज़रूरत है, मगर आज की ख़राब कारकर्दगी से लगता है कि टीम में बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है कि बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए।
अवाम इस हवाले से काफ़ी अफसुर्दा थी क्योंकि मैच का आगाज़ हुआ और इख्तिताम तक एक होप थी कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। अवाम ने क्या रद्द-ए-अमल दिया इस मैच पर, आइए वो देखते हैं। कल की बैटिंग देख के इनकी ख़ास तौर पे बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है। मिडल ऑर्डर ने बहुत काम ख़राब किया मैच को, उन्होंने जो है ना वही टर्निंग पॉइंट था मैच का जहाँ से हम मैच हारे हैं। बाबर रिजवान जब तक खेलते रहे हैं सही थे, जैसे ही बाबर आउट हुआ इनकी लाइन लग गई। बैट्समैनों ने बिल्कुल भी नकारा बैटिंग की, फ्लॉप बैटिंग रही जिस वजह से पाकिस्तान मैच नहीं जीत सका। जिम्मेदारी से खेलते तो मैच जीत सकते थे, इतना बड़ा कोई हदफ तो नहीं था। बाबर आजम भी क्लासिक है, दुनिया का टॉप बैट्समैन है, वो ऐसा शॉट खेल रहा है। चाचू से हमारे तुकाती पर तिखारमत से उसने कोई स्कोर नहीं किया और कैचेस भी ड्रॉप हुए, 4 कैचेस ड्रॉप हुए। जो इंडिया से हारे हैं 120 का टोटल इनको टारगेट मिला हुआ था, जो उनकी टीम सिलेक्शन थी सबसे पहले तो वो बकवास थी। एंड पे आके उन्होंने बड़ा मायूस किया, हमें जो उम्मीदें थी उन पे जीतने की कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और जीतेंगे। तो अवाम का रद्द-ए-अमल आपने देखा, काफ़ी वो अफसरदा हैं, हम दोनों भी काफ़ी अपसेट हैं, इस मैच को लेकर बड़ी होप थी। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा हादिया फयाज से। हादिया, आप भी काफ़ी अपसेट होंगी कल के मैच को लेके कि कल जीता हुआ मैच हम लोग हार गए। मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन पीसीबी हैं, उन्होंने गुफ्तगू की कि अब बड़ी सर्जरी होने जा रही है, तो क्या मुतवक्की हैं, क्या वो अपना या फिर वहाब रियाज का या फिर बाबर आजम का इस्तीफ़ा पेश करने तो नहीं जा रहे? टू बी वेरी ऑनेस्ट आई कुड से कि पाकिस्तान ने प्लेट में रखा हुआ मैच आज कल हार गए थे, मतलब अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, ये वाला हिसाब हुआ है कल के मैच में। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पूरे मैच में अपनी ही साइड पे थी, इतना अच्छा स्टैंड पाकिस्तान ने लिया था, इतने अच्छे स्टार्ट के ओवर्स किए पूरी टीम ने, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, पर जो बैटिंग लाइनअप थी ना वो पूरी की पूरी फ्लॉप हो गई है। पर जो अब मोहसिन नकवी ने ये कह दिया है कि अब बड़ी सर्जरी होनी चाहिए, तो लाजमी होनी ही चाहिए क्योंकि पाकिस्तान टीम ये चीज़ डिज़र्व करती है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने चाहिए। सबसे पहले तो इन सारे प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं, क्योंकि ये जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं इनको पता नहीं क्या हो जाता है, वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं देते। आप ये चीज़ चेक करें कि नसीम शाह जो एक बॉलर हैं, वो लास्ट ओवर में उनको मुश्किल से 2 बॉल्स मिली हैं, उसमें आके उन्होंने चौके मार दिए हैं। बाकी जितने भी बैटर्स थे जो हमारे वर्ल्ड क्लास बैटर्स और पूरी दुनिया बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सी डॉट बॉल्स की, पूरी दुनिया में हम माने जाते हैं कि हमारे वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं, वो ये परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते। उनके लिए कुछ मुश्किल थी पिच कि हमारे जो टेल एंडर्स हैं, जो हमारे बॉलर्स हैं, वो आके चौके मारे, और जो हमारे वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं उनसे एक बॉल हिट तक नहीं की जा रही, सिंगलें डबलिंग करी जा रहे हैं और सिर्फ डॉट बॉल्स। मतलब ये एक इतनी अफसोसनाक बात है कि हमारे प्लेयर्स हैं, बैटर्स हैं, कोई एक चल ही नहीं सकता। बाबर आजम की हम बात करते हैं कि बाबर आजम हमारे किंग हैं, एड्स में आ जाते हैं बाबर आजम के मैं किंग हूँ। क्रिकेट में कब किंग बनेंगे ये जाते हैं टूर्स पे, जाते हैं वहाँ पे, फैमिलीज इनके साथ जाती हैं, पर वहाँ पे परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आती है। इंडिया के खिलाफ पूरा का पूरा मैच हमारे हाथ में था, पर किस टाइम कहाँ चला गया मैच कुछ समझ नहीं आया। मोहम्मद रिजवान 44 बॉल्स पे 31 पाकिस्तान का इतना खराब क्यों है? बाबर आजम आउट हुए हैं, उसके बाद एक लाइन लग जाती है, कोई भी प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाता। रिजवान से एक होप थी कि रिजवान हो सकता है कि मैच में अच्छा परफॉर्म करें और जीत के बिल्कुल करीब ला खड़ा करें, अनफॉर्चुनेटली वैसा भी नहीं हो सका। तो मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं पाकिस्तान ठीक कर पा रहा अपना? हमारी होप्स तो हमारे सारे बैटर्स हैं, क्योंकि हमारे मिडिल ऑर्डर के बैटर्स हैं, हमारे ओपनिंग पेयर के बैटर्स हैं, हमारे तो ये जो प्लेयर्स हैं ये एज अ बैटर ही टीम में खेल रहे हैं ना। बाबर आजम एज अ बैटर टीम में खेल रहे हैं, फ़खर जमान एज अ बैटर टीम में खेल रहे हैं, इफ्तिखार अहमद एज अ बैटर खेल रहे हैं। तो ये अगर बैटर एज अ बैटर टीम में खेल रहे हैं तो बैटिंग में परफॉर्मेंस कहाँ है? शादाब खान जो एज अ बॉलर हैं टीम में, उनको कल के पूरे मैच में एक ओवर नहीं दिया गया, उनको क्या कंसीडर करें कि वो बैटर है हमारी टीम में? और अगर वो बैटर आ गए तो बैटिंग में उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए। 4 रन का क्या फायदा जिसमें आप मतलब हमारी टीम तो हार गई। कोई एक प्लेयर जो जिम्मेदारी नहीं ले सकती। बाबर आजम ने कभी जिंदगी में बड़े मैच में परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है कि वहां पे बाबर आजम परफॉर्म करें कि आज मेरी टीम को जरूरत है और आज मैं परफॉर्मेंस दिखाऊं, आज मैं अपनी टीम को जिता दूं। बाबर आजम ने कभी ये चीज नहीं। अच्छा, हादिया, बाबर की परफॉर्मेंस है, आपको याद होगा कि भारत के खिलाफ मैच में 152 का टारगेट था गैस, और वो बाबर रिजवान दोनों ने मिलकर चेस किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल बाबर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये एक बात दुरुस्त है कि मतलब हाँ प्लेयर्स हैं उनकी फॉर्म नहीं चलती है, पर पूरी की पूरी टीम की फॉर्म नहीं चल रही है क्या? मतलब सारे के सारे बैटर्स हमारे फ्लॉप हैं। हमने आजम खान को बाहर रख दिया, निकाल दिया, उसके बाद हमने इमाद वसीम को ला दिया। इमाद वसीम भी टुक टुक करना शुरू हो गए हैं। मतलब T20 क्रिकेट है, T20 में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप टुक टुक करेंगे और आप वहाँ पे बॉल्स वेस्ट करेंगे?
120 का टारगेट, या गली मोहल्ले के क्रिकेट को भी जाके लेके चले आपको जाएंगे ऐसा ना, नहीं वो लगता वहाँ कि पे perform बाबर कर को खुद कह देना चाहिए कि मैं सिर्फ अपने खेल पर तवज्जो देना चाहता हूँ, कप्तानी किसी और को मिल जाए? ये कहना चाहिए बाबर आजम को, क्योंकि अभी पिछले जैसे शाहीन शाह अफरीदी को एक सीरीज दी गई, उसके बाद उसको हटा दिया गया। बाबर आजम को भी स्टेप बैक कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आपकी टीम बिल्कुल भी मतलब परफॉर्मेंस ही नहीं दे रही है, आप ही स्टेप बैक कर लें, आप स्टेप डाउन कर लें। शाहीन बेटर कैप्टन है बाबर से? ये वो तो उनको मौका ही नहीं दिया गया शाहीन शाह अफरीदी को, मतलब एक सीरीज दी गई है, आपने अगर उसको कैप्टनसी में आपने उनको रखा है, आप उनको थोड़ी सी सीरीज दें। बाबर आजम को कितने मौके दिए हैं, उन्होंने कोई भी हमें बड़ा इवेंट नहीं जिताया। सीरीज जीत जाते हैं, जीत गए, आयरलैंड से हम हार गए, उसके बाद हम यूएसए से हार गए। मतलब कैप्टनसी हम बाबर आजम की कैप्टनसी में ये कर रहे हैं ना, कौन सी दोस्तियां यारियां हैं, आपने उन्हीं को टीम में खिलाना है। हर एक का नाम लेकर तो अब तनकीद ठीक है, लोग कर रहे हैं और करनी भी चाहिए उन्हें, लेकिन अगर एज अ टीम देखा जाए, एज अ होल टीम, कल के मैच में पूरी बैटिंग लाइन कहीं पर बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगा कि ये जीतने के लिए खेल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम बात करें, अगर बॉलिंग की बात करें ना, तो बॉलर्स की तरफ से हमें ज़रूर नज़र आया था कि पाकिस्तान आज का मैच जीत सकता है, क्योंकि इंडिया की इतनी बड़ी लाइनअप को आपने टिकने ही नहीं दिया। किसी एक बैटर ने, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हर प्लेयर को हमने बिल्कुल मौका ही नहीं दिया, हमारे इतने अच्छे बॉलर थे। हादिया तो बैटिंग में अफसोसनाक हार थी, बहुत अफसोसनाक हार थी। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, लेकिन एकदम से हालात बदले, जज्बात बदले और पाकिस्तान को एक बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हादिया, बहुत शुक्रिया आपका। दिन भर में आगे बढ़ते हैं और अब बात है कि लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकराने से पाक फौज के कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास समेत 7 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को बारूदी सुरंग से निशाना बनाया गया। धमाके में कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास, सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लांस नायक मोहम्मद अनवर, लांस नायक हुसैन अली, सिपाही असदुल्ला, सिपाही मंसूर हुसैन और सिपाही राशिद महमूद ने जामे शहादत नोश किया। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तर्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड बकार खान साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी फ़ौज जाने कुर्बान कर रही है, जो कि यकीनन हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, जो भी कुर्बानियाँ उनकी जानिब से दी जा रही हैं। क्या कहेंगे, ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और शहादतें हुई हैं? जी, इसमें एक तो मिलिट्री की डिटर्मिनेशन है कि इंशाल्लाह 2024 के एंड तक मैक्सिमम कंट्रोल किया जाएगा टेररिज्म को, और इसी सिलसिले में डिफरेंट डिप्लॉयमेंट्स हैं। अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डरिंग इलाके हैं अफगानिस्तान के साथ, या आपका बलूचिस्तान है, इसी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा बॉर्डर के ऊपर ड्यूटीज हैं। और हमारे ऑफिसर्स आपने देखा है इतनी टफ आई वुड से, और जो जवान है रूटीन है, मतलब अर्ली मॉर्निंग ये लोग अपने निकलते हैं पेट्रोलिंग वगैरह पे, फिर जो डिप्लॉयड है पोस्टों पे वो पूरी रात जाके गुजारते हैं। और ये जो कैप्टन फराज इलियास हैं, इनकी शायद आपको पता हो कि ऑलमोस्ट हफ्ते 10 दिन बाद शादी भी तैयार थी, और जस्ट लुक एट दी सैक्रिफाइस। और जो उसमें मेरे ख्याल में इस लड़ाई में चाहे जवान हो चाहे अफसरान हो, कोई उन्होंने आई वुड से कि कमी नहीं छोड़ी है। और सबसे बड़ी सैक्रिफाइस ये, तो फिर इनके पेरेंट्स का देखें, जब गए हैं वजीर आजम जो वहाँ पे नमाज जनाजा हुई, तो किस तरीके से वो कंडक्ट करते हैं। और मतलब इवन पेरेंट्स कहते हैं जी कि हमारे 100 बेटे भी हों तो कुर्बान। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि कौमें फिर रिकग्नाइज करें। ये वही मिलिट्री है जिसके अगेंस्ट खुदा ना खासा कैंपेन चलती हैं, इसको ट्रिबलाइज किया जाता है, नॉट रियलाइजिंग कि अगर आज आप और हम, हमारे बच्चे अमन से हैं, तो लोग जो है कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में अमन है। तो हमारी तरफ से ताज़ियत भी, और इनकी शहादतों को अल्लाह ताला कबूल करे। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये साल जो है दहशतगर्दी के एंड का साल होगा। स्नीक अटैक ज़रूर होते हैं, और उसमें फिर ये हमारे जवान अफसरान जो है वही फरीज़ा अंदा कर रहे हैं कि वो बॉर्डर्स को सिक्योर करें। अच्छा सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब चीन के दौरे पे थे और उन्होंने वहाँ पर भी ये पॉइंट उठाया कि किस तरह से अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है। बशाम हमले में भी अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। चीन और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो चीन आपको लगता है इसमें अहम किरदार अदा कर सकता है अफ़गानिस्तान को बावर करवाने में? जी, आई थिंक चाइना ने भी अपनी, डेफिनेटली उनकी अपनी असेसमेंट भी है, फिर उनकी अपनी इंटेलिजेंस है जो उनको रिपोर्ट करती है, फिर टेक्निकल इंटेलिजेंस जो उनके अपने सैटेलाइट्स हैं। तो बाय एंड लार्ज आई थिंक वो कन्विंस भी हो रहे हैं। बिकॉज अगर देखा जाए ये ट्रायंगल पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान की, इसमें
चाइना के काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में स्पेशली माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, इस तरीके से पाकिस्तान में CPEC और एफिलिएटेड हैं। और देखा जाए तो तीनों मुल्कों का एक कॉमन इंटरेस्ट है, लेकिन अगर एक हरीफ जो है दूसरे मुल्क में जाके और दोनों भाइयों को या दोस्तों को उनके इंटरेस्ट को हिट करता है तो आई थिंक ये चीज़ छुपी नहीं रह सकती। तो काफ़ी सारे आई थिंक एविडेंस भी शेयर किया गया और ऑल द मोर रीजन चाइना भी एग्जर्ट कर सकता है। मैं ख्याल अभी प्रेशर बढ़ेगा अफगानिस्तान पे रीजनली भी, बिकॉज ईरान भी खुश नहीं है, सेंट्रल एशिया भी, चाइना भी, तो चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी। बेहतर ये कि खुद रियलाइज करे अफगान गवर्नमेंट की ये जो है उनकी जो पॉलिसी है ठीक नहीं है। अफगानिस्तान की हुकूमत को खुद रियलाइज करना चाहिए कि उसकी ज़मीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दिन भर में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कि वादी नीलम के इलाके करीमाबाद में इंतहाई अफसोसनाक हादसे में सयाहों की गाड़ी दरियाए नीलम में गिर गई, जिससे 16 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जिनमें से 6 अफराद का ताल्लुक मुल्तान से है। हादसे में 3 अफराद जख्मी भी हुए। जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन समेत 9 बच्चे शामिल हैं। सयाहों की गाड़ी केल से ताउबट जाते हुए करीमाबाद के मकाम पर हादसे का शिकार हुई और दरिया में जा गिरी। गाड़ी में 23 अफराद सवार थे। गाड़ी की छत पर सवार 4 अफराद ने अपनी मदद आप के तहत अपनी जानें बचाई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने दरिया नीलम में गाड़ी गिरने से कीमती इंसानी जान पर अफसोस का इजहार किया है, जबकि 10 लापता अफराद की तलाश का काम भी जारी है। क्या हाल है जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ वकास कासमी हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा इस हादसे के बारे में और क्या सूरत हाल है, जो ज़ख्मी हैं उनकी हालत कैसी? आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में ताउबट से केल आने वाली मुसाफिर जीप गुज़श्ता रोज़ हादसे का शिकार होकर दरियाए नीलम में जा गिरी थी, जिसके नतीजे में जांबाग अफराद की तादाद 16 तक जा पहुँची है। STM आज़ाद कश्मीर की जानिब से जारी आदादो शुमार के मुताबिक इस बदनसीब मुसाफिर जीप में 23 अफराद सवार थे, जिनमें से 3 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए, जबकि 16 अफराद दरियाए नीलम में बह गए थे, जिन्हें गुज़श्ता रोज़ रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए जिनमें से 6 अफराद की जो डेड बॉडीज़ हैं वो रिकवर कर ली गई थी, जबकि दीगर 10 अफराद की तलाश ताहम जारी है। पाक फौज रेस्क्यू 1122 मुकामी अफराद और पुलिस जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। इन 16 जांबाग अफराद में से 6 अफराद का ताल्लुक जो है वो मुल्तान से है, जो कि सैर व सियाहत की गर्ज से आज़ाद कश्मीर आए हुए थे और इस बदनसीब जो मुसाफिर जीप है उसमें सफ़र कर रहे थे। इन 6 अफराद में से 3 अफराद की जो डेड बॉडीज़ हैं वो गुज़श्ता रोज़ रिकवर कर ली गई थी, जिन्हें आज आबाई इलाके मुल्तान की जानब रवाना कर लिया गया है, जबकि दीगर 3 अफराद समेत 10 अफराद की जो तलाश है वो ताहम जारी है। STM आज़ाद कश्मीर ने इस बात की कंफर्मेशन की है कि 16 अफराद इस हादसे के नतीजे में जांबाग हो चुके हैं, जबकि ये हादसा जो है वो सड़ सिरकने के बायस पेश आया है। जी, 16 अफराद की जान चले जाना यकीनन इंतहाई अफसोसनाक है और जो सयाह जाते हैं ऐसे इलाकों में उन्हें ख़ुद भी एहतियात करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो वहाँ की हुकूमतें हैं, जो ज़िला इंतज़ामिया हैं, उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि सयाहों के लिए यहाँ पर ऐसे इकदाम उठाए जाएँ कि उनकी जानों को महफूज बनाया जा सके और इन सयाहती इलाकों में तरक्की भी इसी तरह से जो है वो मुमकिन हो सकेगी। इस अफसोसनाक वाक़े में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद भी जान की बाजी हार गए। उनका ताल्लुक मुल्तान से है। हसान शेख हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हसान, कहिएगा कि इनके लवाहिकीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मुजफ्फराबाद वादी नीलम में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें सयाहों की गाड़ी जो है वो दरिया नीलम में जा गिरी, जिसमें जो है मजमूई तौर पर 19 अफराद जो है वो लुक़मा अजल बने, जिसमें 7 अफराद ऐसे थे जिनका ताल्लुक जो है वो मुल्तान में था। 7 अफराद में से 6 अफराद एक ही ख़ानदान के जो है वो लुक़मा अजल बन चुके। सिर्फ एक जो है वो पर्सन जो है वो बचा है, जो कि ज़ख्मी हालत में और मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं। अब तक जो है 3 डेड बॉडीज़ जो है निकाल ली गई हैं। यही कहा जा रहा है कि शाम तक या रात गए तक जो है तमाम तर जो 6 डेड बॉडीज़ हैं उनको मुल्तान शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस वक्त जो है लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ हम बात कर लेते हैं। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? जावेद साहब मेरे हम जुल्फ़ हैं, हम इनके यहाँ रिहाइश पज़ीर से यहाँ, तो उनकी 2 बेटियाँ थीं, 2 दामाद थे और एक नवासा था। ये फैमिली के साथ बंदे थे। तनवीर जो दामाद है उनका वो बच गया है और बाकी जो है ना 3 मिल गए हैं। जवेद मिल गया और एक बेटी और उनका नवासा मिला है। अभी बाकी जो है ना रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मज़ीद राब्ते में है, DC कमिश्नर के साथ भी राब्ते में है, DC मुल्तान के साथ भी कोऑर्डिनेशन है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश है कि एक ही घर के 7 अफराद जो है यहाँ से सियाहत के लिए जो है वो मुजफ्फराबाद गए थे। उनमें से जो है 6 जो है वो इस वक्त लुक़मा अजल बन चुके हैं, जिसमें घर के सरबराह जावेद अख्तर है, उनकी 2 बेटियाँ, 2 दामाद और एक जो है नवासा जो है लुक़मा अजल बन चुके हैं। जी,
और अब आपको बताते हैं कि मवेशी मंडियां सज चुकी हैं। जानवर मवेशी मंडी में मौजूद हैं, लेकिन व्यापारी शिकवा कर रहे हैं कि खरीदार वहां पर नहीं आ रहे और जो खरीदारी करने के लिए आता है वो सिर्फ विंडो शॉपिंग करता है और चला जाता है और महंगाई का शिकवा करता हुआ नजर आता है। लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फैसल खां हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि लाहौर में मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है। फैसल बताइएगा। जी, इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में, जहाँ हजारों की तादाद में जानवर लाए गए हैं ईद उल अज़हा के हवाले से खरीदो फरोख्त के लिए। व्यापारियों का कहना है कि यहाँ पे जानवरों को लेके आना, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, फिर यहाँ पे लाकर उनको खिलाना पिलाना। यहाँ पे मतलब व्यापारी भी हैं और एक वो खरीदार भी हैं। दोनों से बात करेंगे, पहले खरीदार से बात करेंगे कि क्या मसाइल है उनके। कम से कम पिछले साल की निस्बत आधे से ज्यादा रेट का फर्क है। तो सुबह के आ रहे हैं, कोई जानवर नहीं, 1.5 लाख 2 लाख इससे कम मिल ही नहीं रहा। अच्छा, आप बताइए, आप व्यापारी हैं, आपके क्या मसाइल है यहाँ पे? आपने जी साल शाम के ले आने 5500 कणक ली हुई है जी। अगर खर्चे भी है जी, साल मेहनत करके पाल के ले आने जी। अगर व्यापारी लेने वाला रेट नहीं लाता जी, 1400 1500 मन जंतर लेके पा रहे हैं। मुड़ इन जगह का 1000 रुपया एक बकरे का किराया है जी। खाना पीना भी है जी, इस तरह से महंगाई तो रेट नहीं ला रहे। काफी दिनों से कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं जानवरों के साथ, तो उनको किराया पड़ रहा है, लेकिन जाहिर खरीदार नहीं है तो फिर वो उनको किराया ही देना पड़ रहा है। तो ये मामला हैं लोगों के, देखिए आगे चल के क्या होता है। जी, लाहौर में क्या सूरत हाल है व्यापारियों की और ख़रीदारों की गुफ्तगू तो आपने सुन ली। कराची की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज चुकी है। इसके अलावा दीगर मवेशी मंडियाँ भी सजाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर भी ख़रीदार ना होने के बराबर हैं। राउफनान इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। राउफनान, क्या सूरत हाल है कराची की मवेशी मंडियों में? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में बस चंद ही दिन रह चुके हैं और इस वक्त मवेशी मंडियों में ख़रीदारी का अमल जारी है। व्यापारी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सर ये बताएं कि ये फार्मिंग कहाँ कर रहे थे, कहाँ से जानवर ये लाएँ? पंजाब से ख़रीदारी करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर पाले। हमारे यहाँ पर फार्म है सुपर हाईवे पर, मेन सुपर हाईवे के ऊपर। और बाज़ जानवर ऐसे होते हैं जो कम वज़न के होते हैं, कम खूबसूरत है, तो उनके रेट भी कम होते हैं। अच्छा, ये सफ़ेद वाला बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अगर कैमरामैन कामिल यूसुफ दिखाएँ, इसकी क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग तो हम इसके 7.5 लाख रुपए रहे हैं। बाकी जो है जैसे कोई कस्टमर आता है, किसी को पसंद आता है, माशाल्लाह कलर देखें आप, खूबसूरती में भी है, 2 दांत का बछड़ा है। तो आप बतौर व्यापारी जो है आप वो बताएं कि वजह क्या है, कीमतें क्यों महंगी हो गई इतनी? जिन व्यापारी ने ख़रीदारी की हुई है उन्होंने भी तो महंगा ख़रीदा हुआ है। और मैं भी आपके इंटरव्यू में एक साहब का सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि जी इनका चारा डॉलर में नहीं आता। तो मैं ये उनसे सवाल करना चाह रहा था कि डॉलर में नहीं आता, लेकिन बात यह है कि चारा महंगा भी तो पैसे में तो महंगा है ना, पैसे चारा भी तो महंगा हुआ ही नहीं हुआ है। शुक्रिया। व्यापारी जो है वो ये कह रहे थे कि महंगाई का बराह रास्त असर जो है वो जानवरों की कीमत पे भी हुआ है, क्योंकि इसके रोज़मर्रा के जो अखराजात होते हैं, चारा वगैरह, वो भी महंगा हो चुका है। तो इस तरह जानवरों की कीमतों का तयन भी जो है वो इस तरह ना किया जाए, और जो है वो इस वक्त सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए मंडियों में ख़रीदारी का अमल जारी है। जी ठीक है। राउफनान कराची से आगाह कर रहे थे कि मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है, लेकिन जो ईद करीब आ रही है, अब देखना ये है कि रश में इजाफा होता है तो ये शिकवे शिकायतें कम होती हैं या वक्त के साथ मजीद बढ़ जाती हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफिज़।